राजपूत राज्यों से संधियां और उसके परिणाम। उसमें आज हम करते हैं अंग्रेजों के साथ संधियों के प्रारंभिक प्रयास। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शक्ति जो उसका अभ्युदय हो रहा था और इस शताब्दी के उत्तरार्ध तक कहा जाता है कि ब्रिटिश शक्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रबल बन चुकी थी। इसलिए सबसे पहले 1781 ईस्वी में जोधपुर के शासक विजय सिंह ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से पत्र व्यवहार किया। फिर बाद में 1786 में जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने भी मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी। फिर जोधपुर के नरेश 1789 में जोधपुर के नरेश विजय सिंह जो थे उन्होंने जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने महाजी सिंधिया के विरुद्ध सहायता मांगी। और लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा जाता है कि कंपनी की हस्तक्षेप की नीति के कारण राजपूतों को सहायता देना ठीक नहीं समझा था। तो इस प्रकार से जो ये प्रारंभ में प्रयास किए गए थे वो सारे के सारे असफल रहे थे। फिर बाद में कुछ संधियां हुई, जैसे प्रारंभिक संधियां। कहा जाता है कि अगस्त 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया था जिसमें मराठे पराजित हुए और सिंधिया ने अंग्रेजों के पास सुरजी अर्जुन गांव जो उसकी संधि कर ली थी, जिसके अनुसार जयपुर और जोधपुर अंग्रेजों के प्रभाव में दे दिए गए और मराठों की पराजय ने राजपूत शासकों को एक स्वर्ण अवसर प्रदान किया। अतः 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों से संधि कर ली और इसके बाद अलवर और जयपुर राज्यों ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। जोधपुर राज्य को भी कहा जाता है कि संधि का मसौदा स्वीकार करने के लिए भेजा गया, किंतु जोधपुर के महाराजा जो उन्होंने कुछ अपनी शर्तें लिख के भेजी जिससे कि गवर्नर जनरल जो उसने स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा उदयपुर और कोटा के शासकों ने भी अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, किंतु वेलेस्ली ने इन राज्यों को कोई अनुकूल जवाब नहीं भेजा। फिर बाद में अलवर, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर राज्यों के साथ संधि करने में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये था कि सिंधिया की शक्ति साधनों को कमजोर कर उत्तर भारत को मराठों के प्रभाव से बिल्कुल शून्य करना। और कंपनी के संचालक मंडल ने वेलेस्ली की इस नीति को स्वीकार नहीं किया था और उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया। उसके बाद में वेलेस्ली के उत्तराधिकारी जॉर्ज बार्लो ने नवंबर 1805 में सिंधिया से एक नई संधि करके राजपूत राज्य पुनः सिंधिया के संरक्षण में दे दिए, लेकिन अलवर और भरतपुर राज्यों के साथ हुई संधियां जो उनको कायम रखा गया। संभवतः अलवर और भरत में अंग्रेज जो उनके कुछ विशेष स्वार्थ थे तो इसलिए प्रारंभ में कुछ संधियां की गई थी, लेकिन वो भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सके। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने अपनी नीति जो उसमें परिवर्तन किया, क्योंकि अभी तक तो वो उनको सहयोग देने की नीति नहीं थी उनकी, या उनको अपने संरक्षण में लेने की नीति नहीं थी। लेकिन फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की जो नीति जो उसमें परिवर्तन किया और जितने भी राजपूत राज्य जो उनके साथ में संधियां की और उनको अपने अधीनस्थ किया। कंपनी की नीति जो उसमें परिवर्तन कि चार्ल्स मेटकाफ ने जब दिल्ली के रेजिडेंट का पद लिया तब से ही कहा जाता है कि राजपूत राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति जो उसमें परिवर्तन करने पर जोर दिया गया था। और 1811 ईस्वी में मेटकाफ ने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो जो उसको सुझाव दिया कि शत्रु शक्तियों को लूटमार के स्रोत जो उनसे बचाने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि गवर्नर जनरल अपनी घेरा डालने की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी जो उसको बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा कहा जाता है कि राजपूत राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति जो है उसमें परिवर्तन तो हो रहा था, क्योंकि ये थोड़े थोड़े जो चेंजेस दिखाई दे रहे थे उससे लग रहा था कि लेकिन पूरी तरह से अभी तक स्पष्ट नहीं था। और 1813 ईस्वी के बाद ब्रिटिश नीति जो उसमें काफी परिवर्तन आया, क्योंकि इस समय तक देश में पिंडारी जो थे वो काफी शक्तिशाली हो चुके थे और पिंडारियों ने ब्रिटिश क्षेत्रों जो है उनमें भी लूटमार करना शुरू कर दिया था, आतंक फैला दिया था, जिससे ब्रिटेन के जनमत जो उसमें भी उल्लेखनीय परिवर्तन हो चुका था। इसके अलावा कंपनी का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करना चाहता था और यह तभी संभव हो सकता था जबकि होल्कर और सिंधिया को उनके राज्यों की सीमा में सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति जो उसको खत्म कर दिया जाए। और इसके लिए राजपूत राज्यों को कंपनी के संरक्षण में लाना जरूरी था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की यह मान्यता थी कि राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेने से कंपनी की वित्तीय स्थिति जो उसमें भी वृद्धि होगी, जिससे कंपनी जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था जो वो भी मजबूत होगी। इसके अलावा किंतु कहा जाता है कि राजपूत राज्यों के पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता और द्वेष के कारण कहा जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग राजपूत राज्यों का एक संघ बनाने के सुझाव जो उससे सहमत नहीं हुआ और उसने सभी के साथ में अलग अलग संधियां या अलग अलग समझौते करने का आदेश दे दिया। और गवर्नर जनरल जो उसका जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ, चार्ल्स मेटकाफ ने समस्त राजपूत शासकों को एक
पत्र लिखकर भेजा और अपना प्रतिनिधि संधि जो उसकी बातचीत करने के लिए भेजा। और राजपूत शासक को तो कहा जाता है कि पहले से इस बात के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि इस समय तक राजपूत राज्य मराठों के हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे तथा शासकों की सत्ता इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि वे अपने सामंतों पर भी नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ थे। अतः मेटकाफ का निमंत्रण मिलते ही एक एक करके सभी राजस्थानी नरेशों ने अपने प्रतिनिधियों को दिल्ली भेजा और 1818 ईस्वी के अंत तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के साथ संधियां संपन्न कर ली गई। चूंकि सिरोही राज्य जो था उसके ऊपर जोधपुर राज्य ने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था, अतः उस समय सिरोही राज्य से संधि नहीं की जा सकी और अंत में ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर राज्य के दावे जो उसको खारिज कर दिया और 11 सितंबर 1823 में सिरोही राज्य जो उसके साथ में भी संधि कर ली गई। अब करते हैं कोटा राज्य के साथ में संधि। आखिर कोटा के साथ में किस प्रकार से संधि की गई थी और उसके साथ में कौन कौन सी शर्तें लागू की थी। कि अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थानी राज्यों में कोटा जो था वो सबसे पहला राज्य था। कोटा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 26 दिसंबर 1817 को संधि हुई थी और इस संधि की अन्य शर्तें जो थी, अन्य राजस्थानी राज्य जो उनके लिए आधार बनी थी। सबसे पहले कोटा राज्य से संधि होने के कारण वहां के मुख्य प्रशासक झाला जालम सिंह की कुशल कूटनीति थी, जिसकी वजह से उसके साथ हुआ। और झाला जालम सिंह ने अपने समय का कहा जाता है कि बहुत ही श्रेष्ठ कूटनीति था। वह 1758 ईस्वी में कोटा राज्य का फौजदार पद ग्रहण किए हुए था और 1761 ईस्वी में भटवाड़ा युद्ध के बाद राजस्थान में उसकी प्रसिद्धि फैल गई थी। और जिस समय मराठों की लूटमार से समस्त राजस्थान त्रस्त था, उस समय झाला ने मराठों के प्रति साम और दाम की नीति अपनाई और वह कई मराठा सरदारों को धन देता था तो कईयों को सैनिक सहायता देकर संतुष्ट करता था। और 1803 ईस्वी में यद्यपि सिंधिया अंग्रेजों से पराजित हो गया, फिर भी कोटा पर उसका दबाव बना था। अतः जालिम सिंह समय के अनुकूल कभी अंग्रेजों का साथ देता तो कभी मराठों का। सिंधिया और होलकर से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। बालाजी बल्लाल और अंबाजी इंगले से भी उसकी मित्रता थी और वह लाखों रुपया खंडाणी के रूप में मराठों को देकर कोटा राज्य की मराठों की लूट खोज से रक्षा करने में सफल रहा। और जालम सिंह ने लुटेरे पिंडारी नेताओं से भी मैत्री संबंध स्थापित किए थे और उसने अनेक पिंडारियों को अपने राज्य में बसाया और 40 छोटे बड़े पिंडारी नेताओं को अपने राज्य में जागीरें दे रखी। तो कोटा का राज्य जो था उसने अपने आप को हर तरह से सुरक्षित रख रखा था और वो कूटनीति जो उसके द्वारा उसने अपने आप को सुरक्षित रखा। फिर 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब सिंधिया और होलकर ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली, तब झाला को यह समझने में देर नहीं लगी कि मराठों का सूर्य अब अस्त होने वाला है। तो 1816-17 में जब सिंधिया, होलकर, भोंसले और पेशवा ने अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए युद्ध छेड़ दिया, इधर अंग्रेजों को पिंडारियों से भी युद्ध करने को बाध्य होना पड़ा। तब अंग्रेजों का जो राजू जेम्स टॉड ने झाला के समक्ष सहायता का प्रस्ताव रखा था और झाला ने तुरंत कहा जाता कि प्रस्ताव जो उसको स्वीकार कर लिया और मराठे व पिंडारियों के साथ मित्रता होने पर भी उसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता की। और इस सहायता के बदले कोटा राज्य को डीग, पंचपहाड़, आहोर और गंगराड़ के परगने जो मिले और इस प्रकार से मराठों की पतनमुख स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों से मैत्री संबंध बढ़ाने आरंभ कर दिए। अतः जब मेटकाफ ने कोटा राज्य के नाम पत्र लिखा तो सबसे पहले जालम सिंह ने कोटा के प्रतिनिधि को दिल्ली भेजा, जिसमें मेटकाफ से बातचीत की और संधि पत्र जो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों के बीच में जो संधियां हुई उसके कुछ शर्तें तय की गई थी। वो इस प्रकार थी। पहली बात थी कि ब्रिटिश सरकार और कोटा राज्य के बीच मैत्री और सद्भावना हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, एक पक्ष का मित्र व शत्रु दूसरे का मित्र और शत्रु समझा जाएगा। तीसरी, ब्रिटिश सरकार कोटा राज्य को अपने संरक्षण में लेना स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का वचन देती है। चौथी, कोटा महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी हमेशा ब्रिटिश सरकार की अधीनता में बने हुए ब्रिटिश सरकार को सहयोग देते रहेंगे। पांचवी बात, ब्रिटिश सरकार की बिना अनुमति के कोटा राज्य किसी अन्य शक्ति से न तो संधि करेगा और न ही मैत्री रखेगा, किंतु अपने मित्रों संबंधियों के साथ उसका मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार पहले के जैसे जारी रहेगा। इसके अलावा महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि किसी राज्य से कोई विवाद होता है तो उसे ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता जो उससे सुलझाया जाएगा। इसके अलावा कोटा राज्य अब तक मराठों को जितना धन या खिराज दे रहा था वह अब किसको, ब्रिटिश सरकार को देगा।
इसके साथ ब्रिटिश सरकार के अलावा कोई अन्य शक्ति कोटा से खिराज या पैसा मांगने का दावा नहीं करेगी। यदि कोई शक्ति ऐसा करती है तो ब्रिटिश सरकार उसको जवाब देगी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की मांग पर कोटा राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार सैनिक सहायता भी देगा और महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य में पूर्णतः शासक बने रहेंगे और वहां ब्रिटिश सरकार के दीवानी व फौजदारी नियम लागू नहीं किए जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार उनके राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, केवल उनसे मैत्री संबंध करेगी और उनकी सुरक्षा का वचन देती है। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने के संबंध में चूंकि कोटा राज्य पेशवा, होलकर, सिंधिया और पंवार चारों को देता था तथा कोटा के अधीन 7 कोटड़ियां और शाहबादा भी 7 कोटड़ियां आदि भी थे और कोटा से लिए जाने वाले खिराज की राशि जो थी कुछ ज्यादा ही थी और कोटा के राजस्व में से 2,44,770 रुपये 7 कोटड़ियों से राजस्व में 19,997 रुपये तथा शाहबाद से राजस्व के 25,000 रुपये वार्षिक लेना तय किया गया था। तो इस प्रकार से क्योंकि कोटा 3-4 शक्तियों को देता था तो उसी के अनुरूप, क्योंकि इनके बीच में संधि हुई थी कि जितना वो दूसरों को दे रहा है उतना ही ब्रिटिश को देगा, तो इस प्रकार से कोटा राज्य जो उसको काफी खिराज जो है, काफी धन जो है ब्रिटिश सरकार जो उसको देना पड़ा था।